चलें बच्चों, 20 पार्टिसिपेंट्स तो हो ही गए हैं, बाकी लोग भी आ ही रहे होंगे, हम लोग तब तक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं पीछे से। हम लोग फेमिनिस्ट थेरेपी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फेमिनिस्ट थेरेपी से रिलेटेड हिस्ट्री पढ़ी थी थोड़ी सी, जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा था, वेमेन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। कैरन होर्नाय के बारे में पढ़ा था, चेस्लर के बारे में पढ़ा था, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन के बारे में पढ़ा था, कॉन्शियसनेस रेजिंग ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। मतलब कहा जाता है कि फेमिनिस्ट थेरेपी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में एक्चुअली जो ये आप अपने सामने 4 नाम देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, ये कहा जाता है कि इनको ज़्यादा आप ये कह लें कि एक्नॉलेज किया जाता है कि इनकी वजह से फेमिनिस्ट थेरेपी की जो आहिस्ता-आहिस्ता बेसिस बनना स्टार्ट हुई थी या उसको एमर्ज होना स्टार्ट हुई थी। तो उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेमिनिस्ट थेरेपी पढ़ी थी, जिसमें हमने लिबरल फेमिनिस्ट थेरेपिस्ट के बारे में पढ़ा था, रेडिकल फेमिनिस्ट थेरेपिस्ट के बारे में पढ़ा था, उनके दरमियान डिफरेंशिएट किया था। फिर हम फेमिनिस्ट थेरेपी से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज पढ़ रहे थे, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था कि फेमिनिस्ट थेरेपी जो है वो किसी एक थ्योरी पे बेस नहीं करती, बल्कि एक्चुअली ये मिक्सचर है डिफरेंट थ्योरीज का, और डिफरेंट थ्योरीज को मिला के अलग मतलब डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट प्रोफेशंस से लोग थे जिन्होंने एक्चुअली कहीं ना कहीं इस थेरेपी को बनाने में अपना कहीं ना कोई जो रोल है वो या कोई चीज़ है वो पार्टिसिपेट की है। तो इस वजह से इस फेमिनिस्ट थेरेपी में ज़्यादातर ये देखा जाता है कि आप लोगों ने भी अभी तक थेरेपीज पढ़ी होंगी तो उनमें अलग अलग चीज़ें आई थी। अब फेमिनिस्ट थेरेपीज में जिन थेरेपीज को देखा जाता है ज़्यादा, तो उसमें हमने सबसे पहले जेंडर स्कीमा थेरेपी के बारे में पढ़ा था कि जेंडर स्कीमा क्या होता है। और जेंडर स्कीमा के बारे में आप लोगों ने जैसे कि देखा भी था कि हम सब लोग जो हैं बाय बर्थ, बल्कि बर्थ से क्या चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाते हैं कि हमें सिखाया जाता है कि गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं या हमारे अंदर एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो शुरू से ही कर दी जाती है। वो अब हमारे चॉइस से रिलेटेड हो, हमारे ड्रेसेस से रिलेटेड हो, हमारे गेम्स से रिलेटेड हो, इवन आप स्कूल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके लिए अलग अलग रोज और इस तरह से मतलब स्टार्ट से ही हम लोग इस तरह से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद बच्चों हम लोगों ने सेकंड थ्योरी पढ़ी थी, जो कि वो सॉरी जेंडर स्कीमा थ्योरी में ही जो डिफरेंशिएशन और सिमिलैरिटीज थी, मतलब कि हम अकॉर्डिंग लाइफ स्पैन में हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम 2 टाइप्स की बेसिस का सामना कर रहे होते हैं। अब वो कौन-कौन सी बायसेस होती हैं, जिसमें हम लोगों ने अल्फा बायस के बारे में पढ़ा था, बीटा बायस के बारे में पढ़ा था। और इसके बाद हम लोगों ने जो सेकंड थ्योरी पढ़ी थी जो कि रिलेट करती है फेमिनिस्ट थेरेपी से, वो थी गिलिगन स्टेजेस ऑफ द एथिक्स ऑफ केयर। गिलिगन्स ने एक्चुअली कोहलबर्ग के साथ मिलकर थेरीज दी थी। उनकी थेरी मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड थी, लेकिन बाद में गिलिगन्स ने एक्चुअली अपनी स्पेसिफिक थेरीज में कुछ पॉइंट्स रेज किए थे जो कि गिलिगन्स के अकॉर्डिंग के ये पॉइंट्स जो हैं वो स्पेसिफिकली वुमेन्स के साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं। इस वजह से उस थेरी को भी वो फेमिनिस्ट थेरेपी में, क्योंकि उसने पहली दफ़ा या यूँ कह लें कि उसने नाम ही अलग दे दिया था कि वो वुमेन से रिलेट कर रहे हैं तो फेमिनिस्ट थेरेपी में, इसीलिए गिलिगन्स की थेरीज की कुछ लॉज और कुछ स्टेजेस आती हैं। अब गिलिगन्स की स्टेजेस थी जिसमें फर्स्ट लेवल था ओरिएंटेशन टू द इंडिविजुअल सर्वाइवल, और फिर उसके उससे रिलेटेड जो ट्रांजिशन होती है कि हम लोग कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ सेल्फिशनेस हो जाते हैं, हम सिर्फ वो काम करना चाहते होते हैं जो हमारे अपने साथ या हमारी सेल्फ के साथ कनेक्टेड होते हैं, और हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तब ही ले रहे होते हैं जब हमें लग रहा होता है या हमें ये फील हो रहा होता है कि हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने से एक्चुअली हमारा सर्वाइवल है। फिर उसके बाद उसका सेकंड लेवल था जो कि गुडनेस एट द सेल्फ सेक्रीफाइस से रिलेट कर रहा था। इस लेवल पे आके अब हम आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पे इस ग्रोथ में हम कहीं ना कहीं जो हमारा रिलायंस होता है वो दूसरों पे भी चला जाता है, और हम आहिस्ता आहिस्ता सोशल एक्सेप्टेंस की तरफ चले जाते हैं। अब हम सिर्फ अपने सेल्फ को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते, बल्कि अब हम जो दूसरे लोग हैं सोसाइटी में, हमारे दूसरे दोस्त हैं, हमारे घर वाले हैं, बहन भाई हैं, डिफरेंट लोग हैं, उन लोगों की विशेस को भी कहीं ना कहीं कंसीडर कर रहे होते हैं। अब सेकंड लेवल के अकॉर्डिंग जो हमारी सेकंड ट्रांजिशन आ रही थी, फिर उसमें हम लोगों ने देखा था जो कि रिलेट करती थी गुडनेस टू द ट्रूथ, यानी कि अब हम अपने सिर्फ अपनी चीजों की तरफ नहीं ज्यादा ध्यान दे रहे होते, बल्कि हमारे इर्द गिर्द जो रहते हैं लोग, उनके जो ट्रूथ्स हैं, उनकी जो हकीकतें हैं, उनको भी उसी तरह से एक्नोलेज कर रहे होते हैं। उसके बाद जो लास्ट एंड थर्ड लेवल था जिसमें एक्चुअली हम मोरालिटी की तरफ चले जाते हैं, और नॉन वायलेंस यानी कि झगड़ों से, खराबियों से, एक दूसरे के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट से, उन चीज़ों से बचना चाह रहे होते हैं। और इस बचने में भी हम अपनी मोरल डेवलपमेंट सीख रहे होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सी जगहों पे हम कंप्रोमाइज करना सीखना स्टार्ट हो जाते हैं।
अब यहाँ पे बच्चों आपके सामने एक आ रही होगी जिसमें मतलब उसने 7 एग्जाम्पल भी दी हुई हैं जो कि हम लोगों ने उस दिन अच्छे से देखी थी। उसके बाद हम लोगों ने कोहलबर्ग और गिलिगन्स की थ्योरी को जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो स्पेसिफिकली जब दोनों ने थ्योरी दी थी तो उन्होंने सबसे पहले मॉरल डेवलपमेंट के 3 लेवल दिए थे, जिसमें प्री कन्वेंशनल लेवल था, कन्वेंशनल लेवल था और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल था। फिर इन लेवल्स के अकॉर्डिंग दोनों ने जो थ्योरी दी थी उनकी स्टेजेस डिफाइन की थी। अब कोहलबर्ग जो था वो प्री कन्वेंशनल लेवल में 2 स्टेजेस बताता है, जिसमें थी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और स्टेज 2 रिलेट करती थी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज से। और इसी तरह जो इसी लेवल पे जो गिलिगन्स ने अपना लेवल 1 दिया था, तो वो ओरिएंटेशन जो कि हमने अभी पढ़ा है कि जो कि इंडिविजुअल सर्वाइवल से रिलेट कर रहा था, और उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट ट्रांजिशन हो रही होती है वो हमारे प्री कन्वेंशनल लेवल में हो रही होती है। उसके बाद फिर हम लोगों ने सेकंड लेवल देखा था मॉरल डेवलपमेंट का, जो कि था कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल में जो कोहलबर्ग की स्टेज 3 और 4 दोनों लाया कर रही होती हैं, जिसमें हम लोग अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करना सीखते हैं, दोस्तियां करना सीखते हैं, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ हम लोगों ने किस तरह का बिहेवियर करना है, उनके साथ अपने रिलेशनशिप को अच्छा कैसे करना है। यानी कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के साथ डीलिंग करना सीख रहे होते हैं। और फिर इसी पे जो कन्वेंशनल लेवल में ही स्टेज 4 आती है। जब हम डीलिंग करना सीखने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम थोड़े से पेशेंस की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं, हम चीज़ों को अलग तरह से देखना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब हम लॉज एंड जो हमारे डिफरेंट रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ऑर्डर्स हैं, उन चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता उन पे आप ये कह लें कि एक्ट करना सीख जाते हैं, उनको फुलफिल करना सीख जाते हैं, उनको ओबे करना सीखना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी कन्वेंशनल लेवल पे गिलीगन्स की जो आती है स्टेज वो 2 आती है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सेकंड स्टेज पे मतलब लेवल 2 के अकॉर्डिंग वहां पे आपका गुडनेस टू द सेल्फ सेक्रीफाइस की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ट्रांजिशन इसके अकॉर्डिंग अकर होती है जिसमें हम लोग ट्रूथ की तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद बच्चों जो लास्ट मोरल डेवलपमेंट का लेवल दिया था अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग और गिलिगन्स, वो था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसमें अब हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। हम लोग लाइफ के बहुत से यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है जो कि अराउंड दी वर्ल्ड एक जैसे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको सीखना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी कि अब हम जो ईगो सुपर ईगो वाला स्टार्ट है ना, यानी कि अब हम सुपर ईगो की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं। और वहीं पे जाके गिलीगन्स की मोरालिटी ऑफ नॉन वायलेंस की तरफ वाली स्टेज स्टार्ट हो जाती है कि जिसमें अब हम झगड़ों को अवॉइड कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ एक अच्छी तरह से लाइफ गुजारने की तरफ जा रहे होते हैं कि अब हमने अपनी लाइफ को किसी और तरह से अच्छा कैसे करना है या किस तरफ लेके जाना है। ये तो बच्चों 2 थेरीज थी जिसमें हम लोगों ने जो कि हमने फेमिनिस्ट थेरेपी से रिलेट करके पढ़ी थी, जिसमें हमारी जेंडर स्कीमा थेरी थी और फिर गिलीगन्स की मोरल डेवलपमेंट थेरी थी। अब इसके अलावा जो थर्ड थेरी है, जो कि कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये भी बेस बनती है या इसकी भी बेसिस हैं हमारी फेमिनिस्ट थेरेपी में, वो है रिलेशनल कल्चरल मॉडल। अब जो रिलेशनल कल्चरल मॉडल है बच्चों, ये थ्योरी जो है वो इसको बनने में या इसकी डेवलपमेंट में, इसके डेवलप होने में काफी टाइम लगा था। कहा जाता है, मतलब डिफरेंट रिसर्चेस ये बताती हैं कि तकरीबन 30 इयर्स या मोर देन 30 इयर्स लगे थे इस थेरेपी को एक्चुअली बैलेंस होने में और इसके कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स को बनाने में। फर्स्ट पे पहले तो इसके 2-3 दफा तो हम इन लोगों इसका नेम ही चेंज करते रहे हैं। पहले इसको कहा जाता था सेल्फ इन रिलेशन थ्योरी, कि हमारा अपने सेल्फ के साथ या अपनी जात के साथ क्या रिलेशन होता है। यानी कि सिर्फ टोटली फोकस किया जाता था सिर्फ आपकी अपनी जात के ऊपर, आपके सेल्फ के ऊपर, किसी भी इंडिविजुअल के। फिर उसके बाद मतलब ऑब्वियसली कुछ और लोग ने आके इसके अंदर कंट्रीब्यूट किया, तो बहुत से ऑथर्स ने कंट्रीब्यूट किया, तो उनके अकॉर्डिंग उन्हें उन्हें ये लगा कि एक्चुअली इसका जो नेम है वो सेल्फ इन रिलेशन थ्योरी की बजाय होना चाहिए था रिलेशनल थ्योरी। मतलब कि ऐसी थ्योरी है जो कि रिलेट कर रही है डिफरेंट चीजों के साथ। अब वो रिलेशन आपका सिर्फ आपके अपने सेल्फ के साथ नहीं है, वो आपका आपके इन्वायरमेंट के साथ है, आपके कंट्री के साथ है, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ है, आपके इंटरपर्सनल और इवन इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप्स कैसे जा रहे हैं। मतलब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस थ्योरी को थोड़ा वाइड रेंज की तरफ लेके आना शुरू किया। फिर कुछ और लोगों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, बहुत से और ऑथर्स आए, रिसर्चर्स आए, उन्होंने इसके अंदर बहुत से अपने प्रिंसिपल्स को लाना स्टार्ट किया। तो उन्हें ये लगा कि एक्चुअली ये जो थ्योरी है इसका नेम जो है थोड़ा सा कल्चर के साथ एसोसिएट करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने इसका नेम रख दिया बच्चों रिलेशनल कल्चरल मॉडल थ्योरी। यानी कि अब यहाँ पे आके जो डिफरेंट रिलेशंस हैं लोगों के, अब वो मेल है, फीमेल है या किन के भी हैं, अगर आप
जेंडर बाइस की तरफ भी जा रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की तरफ भी जा रहे हैं। तो कल्चर के अकॉर्डिंग आपका हर चीज के साथ रिलेशन कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। तो इसके बाद से अब तक तो इसका यही नेम चल रहा है, रिलेशनल कल्चरल मॉडल। अब ये सारे जो नेम चेंजेस के प्रोसेसेस हैं कहीं ना कहीं ये भी डिपिक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअली ये रिलेशन मतलब कि लोगों ने इस पे कितना काम किया, और आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअली जो फेमिनिज्म है या जो फीमेल्स की सोसाइटी में, एक मुआशरे में, एक कंट्री के अंदर, इवन एक घर के अंदर, एक फैमिली के अंदर जो भी हैसियत है या जो भी पोजीशन है वो भी किस किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती गई। और डिफरेंट कल्चर जो हैं उसने एक फीमेल्स की अपनी ज़ात पे किस किस तरह से इफेक्ट करना स्टार्ट किया। तो इसी वजह से उन्होंने स्पेसिफिकली इस थ्योरी में यही देखना स्टार्ट किया कि एक्चुअली वो फीमेल्स को देखेंगे कि वो अपने कल्चर के अकॉर्डिंग किस तरह से, या उनका कल्चर उनकी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में, उनकी मेंटल हेल्थ में, इवन उनकी फिजिकल हेल्थ में या उनकी सोशल हेल्थ में किस किस तरह से रोल प्ले कर रहा होता है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं जब ये मतलब इस थ्योरी का जो सेंट्रल फोकस, मतलब ये जब ये थ्योरी उन्होंने स्टार्ट की थी, तो इस थ्योरी को एक्चुअली बनाने का क्या मकसद था? चलें, गिलिगन्स की थ्योरी का हमें पता चल गया जी, वो मॉरल डेवलपमेंट से रिलेट कर रही थी। जेंडर स्कीमा की थ्योरी इससे रिलेट कर रही थी कि हम लोग शुरू से लेके चाइल्डहुड से लेके अपने जेंडर्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट बिलीव्स बना लेते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो बिलीव स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और उन्हीं बिलीव्स की बेसिस पे एक्चुअली हम किसी भी सोसाइटी में जेंडर की बेसिस पे ही अपनी सब चीज़ों को डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। वो जॉब हो, वो आपके घर के काम हो, वो ड्रेसेस की सेंस हो, या कुछ भी हो। तो अब जो रिलेशनल कल्चरल का जो कंसर्न था, उसका कंसर्न एक्चुअली ये था कि जब भी हम दूसरों के साथ डील कर रहे होते हैं अपने कल्चर में, अपने कल्चर के साथ डील करते हैं, अपने रिलीजन के साथ डील करते हैं, अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, इवन अपनी लाइफ में आने वाले डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे होते हैं, आप डिफरेंट हार्डशिप्स के साथ डील कर रहे होते हैं, तो आपको एक्चुअली उन डील्स के अकॉर्डिंग एक अच्छा रिस्पॉन्स देना है, या एक्चुअली स्पेसिफिक सबसे पहले तो वो यही लर्न करना चाह रहे थे, यही सीखना चाह रहे थे, या सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे कि एक्चुअली फीमेल्स उन डील्स के अकॉर्डिंग या उन इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग किस तरह का बिहेवियर शो कर रही हो। ठीक है बच्चों, समझ आया? BS 8th। यस मैम, आ गई है समझ। क्या समझ आई है? यस मैम, आ कहाँ गई सोए? समझ। जाग रहे हैं? आज तो आप सारे सोए हुए हैं। अभी तो तुम लोग यूनिवर्सिटी नहीं आते, वरना ज्यादा सोए होते, घर में बैठ के भी सो रहे हो। नो मैम। मैं बता रही हूँ बच्चों, मैंने बाद में कुछ नहीं बताना, तुम लोग अभी पूछ लो जो पूछना है। इसका मतलब है ज्यादा अच्छी समझ आ रही है तभी नहीं कोई बोल रहा। वो तो जब मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी या कुछ लूंगी तब पता चलेगा आप लोगों ने क्या कारनामे किए हैं। अच्छा खैर बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कि रिलेशनल कल्चरल मॉडल का बेसिक कंसर्न ये था कि फीमेल्स डिफरेंट, मतलब जब हम लोग डील कर रहे होते अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स के साथ, लाइफ में आने वाले लोगों के साथ, अपने घर वालों के साथ, बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, या ईच एंड एवरीथिंग, यानी कि आप जिस जिस के साथ जहां जहां भी जिस जिस पॉइंट पे भी डील कर रहे हैं, तो आप उस डीलिंग को किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो मेजर कंसर्न उनका ये था, मतलब जब वहां पे देखा गया कि एक्चुअली जो कि हमारा जो रिलेशनशिप है कल्चरल रिलेशनल मॉडल में, ये देखा गया कि हम लोग बाज औकात जो फीमेल्स हैं मतलब डिस्कनेक्ट हो जाती हैं, लोगों के साथ डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। अगर वो घर में रह रही हैं तो उन्हें बाहर का नहीं पता है कि वो वहाँ पे किस तरह से, या हालात किस तरह से चल रहे हैं, काम किस तरह से हो रहे हैं, किस तरह से होगा या नहीं होगा। तो यानी आहिस्ता आहिस्ता हम एक तरफ से तो एक ठीक इंसान बन रहे होते हैं, लेकिन हम किसी दूसरी तरफ, यानी कि एक दूसरे आपके लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में आप बिल्कुल भी नॉन रिस्पॉन्सिव बन रहे हैं, और आपके अंदर जो वो पावर है या किसी चीज को नए अंदाज से सीखना है, या लाइफ के डिफरेंट डिफिकल्टीज को किस किस तरह से फेस करना है, उनको देखने का स्टाइल टोटली चेंज हो जाता है। तो बेसिकली इस थ्योरी के थ्रू वो एक्चुअली उस डिसकनेक्शन को खत्म करना चाह रहे थे, और फीमेल्स को एक्चुअली डिफरेंट लाइफ इवेंट्स के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना सिखा रहे थे। अब यहाँ पे इस तरीके के जो बेसिक फीचर्स हैं, इसमें वो लोग वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड थे, और इन वेमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, और इस वेमन एम्पावरमेंट में एक्चुअली वो जो ज्यादा चीजें चेक करते थे वो ये चेक की जाती थी, उसने
इन लोगों ने वुमेन एम्पावरमेंट को एक्चुअली अकॉर्डिंग टू रिलेशनल कल्चरल मॉडल 5 एस्पेक्ट्स पे या 5 फीचर्स पे ज्यादा फोकस किया था, जिसमें फर्स्ट वन था जेस्ट, यानी कि जील एंड जेस्ट। आप लोगों ने बच्चों बहुत दफा पढ़ा भी होगा। जील एंड जेस्ट का मतलब होता है कि हमारे अंदर किसी चीज का, अगर उर्दू मीनिंग हो इसका, जोश वलवला, यानी कि किसी चीज को, किसी काम को करने की पॉजिटिव सेंस में होती है, कि हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स होती है और एक एनर्जी होती है जो कि हमें, आप जब हमारे इर्द गिर्द सब लोग हमें ज्यादा एम्पथेटिक तरीके से, हमारा इंटरेक्शन उनके साथ ज्यादा अच्छा होता है, आपके घर वाले आपको किसी काम करने के लिए सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं आपको, बल्कि उस काम करने के लिए जितने भी फैसिलिटेट वो कर सकते हैं वो फैसिलिटेट करते हैं। आपके दोस्त आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे होते हैं और आपका साथ देते हैं किसी काम के करने में, तो आप उस काम को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से और आगे बढ़कर और ज्यादा पॉजिटिवली कर रहे होते हैं। और उस काम को करते वक्त आपकी जो एनर्जी का लेवल है वो भी बहुत ज्यादा हाई होता है। जैसे आप में से बहुत से लोग हैं, आप लोग डिफरेंट सिटीज से आए थे, आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, आप इतने अच्छी तरह से आके यहाँ पे एडजस्ट हुए हैं कॉन्फिडेंटली। आप लोगों ने आज शुरू में बहुत सी हार्डशिप्स को देखा भी होगा, आपने उनको डिफरेंट तरह से फेस भी किया होगा, फिर उसके बाद आप मतलब एक किस्म के आपके लिए तो वो चैलेंजेस ही थे ना, लेकिन आपने उन चैलेंज को आहिस्ता आहिस्ता करके एक्सेप्ट किया, बल्कि उनको फुलफिल भी किया। तो आपके अंदर वो जिस्ट का मतलब जो अगर कहा जाए तो वो पॉजिटिव फीलिंग या पॉजिटिव एनर्जी क्यों थी? वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव फीलिंग इस वजह से थी बच्चों, क्योंकि आपके घर वाले आपके साथ थे, उनका म्यूचुअल कोऑपरेशन आपके साथ था, आपका इंटरेक्शन उनके साथ अच्छा था, फिर आपको आगे आकर ऐसे दोस्त मिले जिन लोगों ने आपका साथ दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता आपका उस जगह में, उस काम में दिल लगने लग गया। तो इस वजह से कोई भी काम हो, मतलब अगर आप एक अच्छी जॉब करना चाह रहे हैं तो आप घर से बाहर उस वक्त तक नहीं निकल सकते जब तक आपके घर वाले या सब लोग आपके साथ सपोर्टिव नहीं होंगे। फिर ही काम कर पाएंगे ना। अगर आप घर से निकल रहे हैं, जाना चाह रहे हैं और घर में जी झगड़े हो रहे हैं, डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट राइज हो रहे हैं, लोग मतलब आपके घर वाले आपकी बात को नहीं समझ रहे, आप उनकी बात को नहीं समझ रहे, फिर भी चले आप चले जाते हैं, तो वहां जाके आप एक अच्छा परफॉर्म भी नहीं करके दिखा सकेंगे। आप अपनी उस जॉब को जो कि पहले आपके लिए शायद बहुत अच्छी हो, आहिस्ता आहिस्ता आपका उसके अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप उसके अंदर मिस्टेक्स ही करते जाएंगे बार बार। तो ये है बच्चों जेस्ट। उसके बाद जो सेकंड फीचर है वो है हमारा एक्शन। मतलब अब यहाँ पे ये सारे फीचर जो हैं वो पॉजिटिवली रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। एक्शन जो है बच्चों, ये हमारा जब एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है या हमारी एम्पैथेटिक इंटरेक्शन बन जाते हैं अपने घर वालों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ और लोगों के साथ। बच्चों समझ आ रही है? खैरियत तो आप सब लोग सोए में, आपको कोई असाइनमेंट तो नहीं मिली हुई कहीं बैठे वो बना रहे हो? नो मैम, आपको ही सुन रहे हैं। अच्छा चलें, आप कहते हैं तो मैं मान लेती हूँ। अब वैसे तो एक्शन, हम हमारे मानने वाले नहीं हैं। जी जी, मैम मैंने कहा मैम नेट आप बहुत कहीं आप प्रॉब्लम कर कहती रहा है हैं तो आज। नेट आप कहती प्रॉब्लम हैं तो कर रहा मान है। लेती हूँ, लेकिन आप जी बच्चों नेट तो डेली ही कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे प्रॉब्लम करना स्टार्ट हो जाता है। चलें अब यूनिवर्सिटी देखें, आपकी खुलती है तो फिर आपका ये मसले भी खत्म हो जाएंगे। हाँ मैम, अगर हम जिंदा रहे तो ही मसले होने हैं। अल्लाह खैर करे। आयशा मुबीन, घर में क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें कोई खतरा है कुछ आयशा? भी नहीं वैसे। यही नहीं, इंशाल्लाह खतरा ताला तो आप नहीं है लोग वैसे। जिंदा ही रहेंगे, बल्कि कायम और दायम रहेंगे। आमीन। अच्छा बच्चों, अब हम लोग पढ़ रहे थे एक्शन के बारे में। एक्शन भी एक्चुअली अकॉर्डिंग टू रिलेशनल कल्चरल मॉडल, कि जब भी फीमेल्स रिस्पॉन्स कर रही होती हैं किसी भी हार्डशिप्स को, ये एक्चुअली वही 5 फीचर्स के बारे में बता रहे हैं। अब एक्शन भी ऑब्वियसली, अब आप घर से आ गए, आपको पता चल गया कि आप एक जॉब करना चाह रहे हैं, आपको घर की तरफ से एम्पैथेटिक इंटरेक्शन मिला है, घर वालों ने आपको सपोर्ट किया है, आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आई है। अब वो एनर्जी कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम पे एज अ रिजल्ट आपको शो भी तो करनी है ना, आपको अपने बिहेवियर के थ्रू शो करनी है, आपको अपने, फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू शो करनी है, या आप डिफरेंट लोगों के साथ रह रहे हैं, आपने उनके साथ इंटरेक्ट कैसे करना है, उनकी बात को सुनना कैसे है, समझना कैसे, और उसके अकॉर्डिंग फिर आपने किस किस तरह से बिहेवियर शो करना है। तो वो है एक्शन। और एक्शन भी आप तभी अच्छा शो कर सकेंगे जब आपको एम्पैथेटिक इंटरेक्शन मिलेगा। अदरवाइज क्या होगा बच्चों, कि अगर आप घर से लड़के आ रहे हैं और आपको आगे आके भी, फॉर एग्जाम्पल क्लास बहुत शोर कर रही है, या चले आपको आपके बॉस की तरफ से डांट पड़ गई है, तो क्या होगा, आप गुस्से में आके अगर कोई काम करेंगे तो वो काम भी गलत कर देंगे, इवन हो सकता है कि बॉस के साथ भी आप लड़के चलेंगे, मैम फिर क्योंकि वो उस दिन वक्त सबसे नेगेटिव बुरा दिन फीलिंग्स आ होगा। रही होती है ना। जी बच्चों, मैम मैंने कहा वो दिन सबसे बुरा दिन होगा फिर।
जाहिर है बच्चों, अगर यही आपके कहते घर हैं ना में हम कि आज का दिन बहुत बुरा रहा। जी बच्चों ऐसे ही कह रहे होते हैं। अब आप देखें, आपको यूनिवर्सिटी में बाजू का जैसे आप लोगों ने बताया था कि जब बार बार टीचर्स भी अगर किसी स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डांट रहे हो तो आहिस्ता आहिस्ता जो उसके अंदर की पॉजिटिविटी होती है, मतलब हर पर्सन के अंदर पॉजिटिव सेंस या पॉजिटिविटी होती है, किसी की बिल्कुल भी खत्म नहीं कभी भी होती। हाँ कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन अब एक पर्सन को आप सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, उसके साथ आपकी कोई एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, आपका कोई एम्पैथेटिक आप ये कह लें कि इंटरेक्शन नहीं बन पा रहा, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ऑब्वियसली उसके अंदर जो थोड़ी बची खुची पॉजिटिव एनर्जी है वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो टोटली नेगेटिविटी की तरफ आ जाता है। और जब आप नेगेटिविटी मैं की तरफ जी जी मैम मुझे इस स्लाइड में एक चीज समझ नहीं आ रही। जी जी पूछें। मैम ये कॉर्नर में सेब है कि टमाटर है? आयशा ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले मैं पढ़ लूँ, पढ़ा दूँ, ओके मैम। बल्कि मैं पहले ओके आपका वही मैम। मसला हल कर देती हूँ। मुझे तो लगता है अच्छा, बच्चों ये की सारी बुक पे डिपेंड करता है, तुम सेब खाना चाह रही हो या टमाटर? मैम ये वैसे है क्या? सेब। बच्चों मुझे तो सेब ही लग रहा नहीं है। सेब नहीं है मैम, सेब रेड है। कलर का सेब इतना रेड नहीं होता। चेरी हो सकती है या फिर हाँ जी चेरी हो सकती है। आयशा आपको जो दिल कर रहा है आप इसको वो समझ सकती हैं। ओके मैम। अच्छा बच्चों एक्शन की समझ आ गई है? भैया सेठ ओके बच्चों। मैम मेरी बात सुने। जी अब क्या रह गया, पूछो पूछो। मैम मैं अक्सा बात कर रही हूँ। मैम आपने अटेंडेंस कब लेनी है? अक्सा खैरियत है, कहीं जाना है आपने? यस मैम, वो एक्चुअली एक अर्जेंट काम है तो इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो मेरे पास घर में नेट है तो मोबाइल पे नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे कह रही एक मिनट में अटेंडेंस अभी ले लेती हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। हूँ। ओके मैम, थैंक यू। जी अक्सा जी अक्सा ले लिया मैंने अटेंडेंस 25। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे रिलेशनल कल्चरल मॉडल के डिफरेंट जो 5 एस्पेक्ट्स उन्होंने दिए थे, जिसमें हम लोगों ने जिस्ट के बारे में पढ़ा था, एक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं नॉलेज के बारे में। अब नॉलेज एक्चुअली किसी भी चीज में आप चीजों को सीख सिर्फ तभी सकते हैं जब आप उस चीज की तरफ नॉन जजमेंटल होकर सुनते हैं या समझते हैं। कोई भी चीज हो, कोई बात आपको इवन आपका आप ये कह लें एनिमी या आपका ओपोनेंट भी सिखा रहा हो, लेकिन अगर आप उस चीज को सिर्फ इस वजह से सुनेंगे कि इस चीज को सुनने से या इस चीज को समझने से हो सकता है आपको कोई पते की बात पता लग जाए, या हो सकता है इसके अंदर कोई ना कोई आपका बेनिफिट हो, तभी आप उसके अंदर से कुछ ना कुछ गेन कर पाएंगे या नॉलेज ले पाएंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अगर आप इस तरह से सुन रहे हैं या अपने माइंड में ये वाली बात रख के सोच रहे हैं कि अब ये बोल रहा है तो अब इस फलान टाइम पे ये मिस्टेक करेगा, या ये बोलने में वो शोखियां मार रहा है, या जो भी चीजें होंगी। इवन जब आपकी बच्चों प्रेजेंटेशन हो रही होती है, आप में से बहुत से लोग प्रेजेंटेशन को सुन ही नहीं रहे होते, बोधर ही नहीं कर रहे होते। लेकिन अगर आप उस चीज को थोड़ा सा बोधर करें तो हर प्रेजेंटेशन में, चले आप सारी प्रेजेंटेशन नहीं सीख सकते, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ या कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो कि आपकी नॉलेज में कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग का बाइस बन रही होती है। जैसे तो इस मैम समटाइम टीचर क्लास में भी कह देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ सकता है, तो फिर सारे तो अटेंटिव फिर हो सारे बैठ अलर्ट जाते होकर हैं। बैठ जाते हैं। तो इसी तरह कि अब लाइफ में जो भी आपकी डोमेन्स आ रही हैं, आप लाइफ में किसी की भी बात सुन रहे हैं, आपको कोई भी समझा रहा है, तो आपने ये नहीं देखना कि वो समझाने वाला कौन है, आप सिर्फ इस बात पे ज्यादा फोकस करें कि एक्चुअली वो समझा क्या रहा है या किस बारे में ज्यादा बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? जी पता नहीं मैम। कहाँ हो जाते हैं। अच्छा बच्चों, फोर्थ है अ सेंस ऑफ वर्थ। अब सेंस ऑफ वर्थ किस तरह से आएगी आपके अंदर? सेंस ऑफ वर्थ आपके अंदर तब आएगी जब एक्चुअली आपके रिलेशनशिप आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के साथ ट्रस्ट वर्दी होंगे, आप एक दूसरे की बातों को समझेंगे, एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देंगे, एक दूसरे के थॉट्स को, फीलिंग्स को, एटीट्यूड्स को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करेंगे, उनकी सब बातों को मानेंगे, समझेंगे। जब हम लोग, इवन आप लोगों के बच्चों, दोस्तियां भी तभी होती है ना जब आप सब दोस्तों को एक जैसा समझने की ट्राई कर रहे होते हैं, या सब दोस्तों को कहीं ना कहीं उनकी किसी ना किसी बात में उनकी, अगर आपको उनकी हेल्प चाहिए, उनको आपकी हेल्प चाहिए, तो इवन अगर आपको वो काम करने में या वो हेल्प करने में मुश्किल भी लग रही हो, तब भी आप ट्राई जरूर करते हैं।
लेकिन आप फौरन से किसी दोस्त को ये नहीं कह देते कि जी मैं तुम्हारी हेल्प ही नहीं कर सकता या मैं ये काम कर ही नहीं सकता, या अगर फलां जगह पे जाना है या आउटिंग के लिए ऐसी जगह पे जाना है तो हमेशा सिर्फ मेरी मर्जी से जाया जाए जहाँ पे मैं चाह रहा हूँ। क्योंकि इन सब बातों से क्या होगा कि आपके अंदर जो सेंस ऑफ वर्थ है ना वो बिल्कुल भी डेवलप नहीं होती। आप सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग क्या समझना स्टार्ट हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी कोई वैल्यू नहीं है, लोग हमें बिल्कुल भी, आप ये कह लें कि रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, वो हमारे लिए वो हमें बिल्कुल भी कहीं पे अच्छा नहीं समझ रहे हैं, हमारी बात को अहमियत नहीं दी जा रही, शायद हम बहुत ज्यादा वर्थलेस पर्सन है, या इस तरह की बातें आहिस्ता आहिस्ता आपके माइंड में आती हैं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर नेगेटिविटी को और ज्यादा बढ़ाने लग जाती है। तो ऑब्वियसली जब आपकी नेगेटिविटी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है तो क्या होता है बच्चों, आहिस्ता आहिस्ता आपकी प्रोडक्टिविटी भी जीरो की तरफ चली जाती है। अब लास्ट स्टेज और लास्ट पॉइंट था जो इनका, वो था डिजायर। डिजायर का नेम तो आपको पता ही है, उसके नेम से मीनिंग से विश होगी किसी ना किसी बात की। तो डिजायर एक्चुअली यहाँ पे जो स्पेसिफिकली वो बता रहे हैं, तो वो कहते हैं कि डिजायर एक्चुअली वो विश होती है कि जिसमें हम लोग या फीमेल्स या वुमेन ये चाह रही होती हैं कि वो अपने आप को एम्पावर करें थ्रू कनेक्शंस और रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप? जो कि एम्पैथेटिक हो, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक दूसरे की बातों को वैल्यू दी जाए, एक दूसरे की बातों को समझा जाए, सिर्फ हर बात में या हर जगह अपनी मर्जी ना की जाए, बल्कि दूसरे की मर्जी को भी अहमियत दी जाए, उनके व्यूज पॉइंट को सुना जाए, उनकी बातों को इम्पोर्टेंस दी जाए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात पे उनको समझा जाए। अब अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप रिलेशनल कल्चरल मॉडल के 5 एस्पेक्ट्स को डिस्क्राइब करें, तो बच्चों आपने फिर वहां पे ये 5 एस्पेक्ट्स लिखने हैं, ठीक है? ओके मैम। समझ आ गई? यस मैम। मैम ये 5 तो नहीं है, 3 है। मैम ये तो 3 है। 5 है बच्चों, 3 है मैम। नॉलेज अ सेंस दो ऑफ किधर वर्थ है? और डिजायर। बच्चों 2 पीछे भी पढ़े हैं अगर आप जाग रहे हैं। वो मैम ए और वो बी, इसमें वो जो जिस्ट और एक्शन। जी जी, ऊपर लिखा नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन मैंने? आपने क्या बताया है? बच्चों मैंने ऊपर कंटिन्यू लिखा हुआ है, कंटिन्यू का मतलब है कि ये पीछे वाली स्लाइड के साथ रिलेट कर रहा है। मैंने यस क्वेश्चन मैम, ओके क्योंकि वो मैम। जैसे इंग्लिश बोल रही है। जी जी बच्चों, मैंने क्वेश्चन ये बताया कि फॉर मैम एग्जांपल, क्वेश्चन बता दो। जी जी मैं वही बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप रिलेशनल कल्चरल मॉडल के 5 एस्पेक्ट्स लिखें रिगार्डिंग फेमिनिज्म, तो आप ये 5 लिखेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। और ऑब्वियसली कोई शॉर्ट क्वेश्चन मैम ये इस तरह ही लिखना है, ये जो मैम ये रिलेशनल जी जी पूछिए। मैम ये रिलेशनल कल्चर मॉडल जो है ये फीमेल्स पे है, जैसे फीमेल्स और मेल्स दोनों पे? बच्चों मतलब यहाँ पे जो उन्होंने ज्यादातर किया है रिलेट, उन्होंने सिर्फ मैम फीमेल्स वो के साथ फीमेल्स का किया, ही है। फेमिनिज्म से रिलेट यस करके मैम। किया था, तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पे सिर्फ फेमिनिज्म से रिलेट करके ही पढ़ रहे हैं। अब ये ओके सारी जो मैम। चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं बच्चों, मतलब ये नॉलेज के बारे में पढ़ा, डिजायर के बारे में पढ़ा है, जेस्ट के बारे में, या एक्शन के बारे में, तो आहिस्ता आहिस्ता एक्चुअली इस थ्योरी ने आहिस्ता आहिस्ता मतलब ज्यादा जो बोदर करना स्टार्ट किया था या ज्यादा कंसर्न शो किया था, वो क्लाइंट और थेरेपिस्ट के रिलेशनशिप में शो किया था कि कहीं ना कहीं, अब आप देखें ना जेस्ट में, जील में, एक्शन में, वो कहीं ना कहीं हम हर बात में ये जरूर बता रहा है कि आपका एम्पैथेटिक इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ होगा, तभी आप अपने क्लाइंट को एक अच्छे से डील कर पाएंगे। शुरू शुरू में तो उन्होंने ये भी मूवमेंट स्टार्ट की थी कि फीमेल्स के लिए एक्चुअली फीमेल थेरेपिस्ट ही होने चाहिए, या अगर चलें फिर आहिस्ता आहिस्ता वो वाली मूवमेंट खत्म भी हो गई थी, तो एक्चुअली उन्होंने फीमेल क्लाइंट्स के या फीमेल आहिस्ता आहिस्ता फिर बच्चों आप ये कह लें कि जो गाइडलाइंस होती हैं हमारी एथिकल गाइडलाइंस, उनको बनाना स्टार्ट किया था। क्योंकि हो सकता है कि उससे पहले जब कोई भी किसी क्लाइंट के साथ डील करता होगा तो उनके दरमियान कोई भी एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता होगा बहुत से लोगों ने, या बहुत से मतलब हर थेरेपिस्ट तो, आप हर थेरेपिस्ट को नहीं कह सकते कि वो बुरा था या इस तरह से उनकी मोरालिटी के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन नहीं लगा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम पे जब कोई डिफिकल्टी आ जाती है, या आप ये कह लें कि कोई मिसहैप हो जाता है, तब ही आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे इस थेरेटिकल अप्रोच में जो ज्यादातर वर्क किया था, तो उन्होंने किया था कि सोसाइटी में फीमेल्स को कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट के तौर पे देखा जाता है, और उनको मतलब हमेशा, मतलब वहां पे भी यूरोपियन कल्चर में भी यही देखा जाता था तब के जो मेल्स मेंबर हैं घर के, उनका होल्ड ज्यादा घर पे होना चाहिए, क्योंकि जी वो कमा के लाते हैं, वो बाहर जा रहे होते हैं, बहुत सी चीजों को देख रहे होते हैं, बहुत सी हार्डशिप्स को फेस कर रहे होते हैं, लेकिन फीमेल्स ऐसा नहीं कर रही होती, वो सिर्फ घर में होती हैं, तो घर में रहना बहुत आसान है, या घर के काम कर रही होती हैं, तो इट मीन्स कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है।
तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता था कि अगर हम उन्हें एम्पावरमेंट देंगे या वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आएंगे, उनके अंदर ये चीजें लेकर आएंगे, तो वही फीमेल्स हैं जो कि डिप्रेशन का, हिस्टेरिया का या डिफरेंट और मेंटल डिसऑर्डर्स उनका शिकार कम होंगी, बल्कि इससे कंट्री को और सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा होता है कि आपकी वर्थ है, तब आप ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आप में से बहुत से लोग हैं बच्चों जो कि ट्यूशन पढ़ाते होंगे घर में, या चलिए ट्यूशन नहीं पढ़ाते होंगे तो कोई और काम करते होंगे, किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी आती होगी, या किसी को चलें जी स्टिचिंग बहुत अच्छी आती होगी। तो जब भी वो ऐसा कोई काम करता होगा जो कि उसके लिए किसी ना किसी लिहाज से बेनिफिशियल है, तो वहां पे आपकी वर्क वो काम करके कितनी ज्यादा हो जाती है ना, आप खुद को एम्पावरमेंट फील करने लग जाते हैं, पावर्ड फील कर रहे होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ आपकी वेल बीइंग भी आहिस्ता आहिस्ता, वेल बीइंग का लेवल भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। यस मैम। तो इसी वजह से मतलब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे उन्होंने वेमन एम्पावरमेंट की बात की थी कि वेमन एम्पावरमेंट किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ाने में, लेकर जाने में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब हम जब देख रहे थे एक रिलेशन कल्चर मॉडल में, और हम लोगों ने डिफरेंट मॉडल्स को देखा, या उन लोगों ने रिसर्चेस ने डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग जो भी एस्पेक्ट्स आ रहे होते हैं उन पे देखा, तो वहां पे उनका था कि जो रिलेशनल कल्चरल थेरेपी है ना, उसका जो कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस है वो रिलेशन डेवलपमेंट की तरफ तो है, लेकिन वो किस किस तरह से है, वो इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप या रिलेशन डेवलप कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें 2 टाइप्स के फोकस जो अकॉर्डिंग टू रिलेशनल फेमिनिस्ट थेरेपी है, उसमें फर्स्ट वन है बच्चों रिलेशनल रेजिलियंस, एंड द सेकंड वन है रिलेशनल कॉम्पिटेंस। अब हम देख लेते हैं कि रिलेशनल रेजिलियंस और रिलेशनल कॉम्पिटेंस एक्चुअली होता क्या है, या वो किन किन वेज में या किन किन वेज में एक दूसरे के साथ कल्चरल फीमेल्स को कल्चरली डिफरेंशिएट करते हैं। तो रिलेशनल रेजिलियंस एक्चुअली बच्चों को रेफर कर रहा होता है कि हम जब रिलेशन बना रहे होते हैं, तो हम लोग आगे जब बढ़ रहे होते हैं किसी के साथ, मतलब आप बहन भाइयों के साथ बना रहे हैं, आप अपने कोलीग्स के साथ बना रहे हैं, दोस्तों के साथ बना रहे हैं, तो आप उस रिलेशन रेजिलियंस में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे कोई ना कोई हार्डशिप का सामना भी करना पड़ रहा होता है। लेकिन आप उस हार्डशिप को देख के भी उस हार्डशिप को एक्चुअली सामना कर रहे होते हैं, उससे जान नहीं छुड़वाते, बल्कि उसको आगे की तरफ लेके जा रहे होते हैं। यानी कि आप अपनी लाइफ में या अपने रिलेशन को मेंटेन करने में आने वाली डिफरेंट हार्डशिप्स को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कोप अप कर लेते हैं। जैसे आप लोगों की दोस्तियां, आप लोगों की कई दफा लड़ाइयां भी होती हैं, या बहुत से ऐसे काम आपके दरमियान मसले मसाइल भी हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं, या तो फिर भी लेकिन आपकी दोस्तियां वहां पे खराब नहीं हो रही होती, बल्कि आप उन कॉन्फ्लिक्ट्स को किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी वे में हल कर लेते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो इसी तरह रिलेशनल रेजिलियंस है कि हम अपने रिलेशन को और अपने रिलेशन के रास्ते में आने वाली जो डिफरेंट हर्डल्स हैं उनको किस किस तरह से ओवरकम कर रहे हैं। अब हम और बाजू का इसमें ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप जी 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 मैम इसमें ये नहीं बता रहे हैं कि अगर हम लोग किसी रिलेशनशिप में यानी कि रह के तो फिर किसी गोल को अचीव करने के लिए बढ़े, तो हम उस गोल को ज्यादा जल्दी अचीव कर लेते हैं rather than कि हम अगर इंडिविजुअली तौर पर उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हो। नहीं नहीं, वो वैसे आपकी बात ठीक है, लेकिन वो चीजें आएंगी, हमने जो भी जील जेस्ट के बारे में पढ़ा था, एक्शन के बारे में पढ़ा था, वो वहां पे आती है। यहाँ पे वो स्पेसिफिकली ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे बच्चों को स्पेसिफिकली ये बता रहा है कि फॉर एग्जांपल हम लोग डिफरेंट रिलेशंस में होते हैं, अगर हमें लग रहा हो कि कोई रिलेशनशिप ऐसा है कि जिस रिलेशनशिप में हमें कहीं ना कहीं, आप ये भी कह सकते हैं जैसे भी आपने बोला कि सपोर्ट नहीं मिल रही है, या उस रिलेशनशिप में हमें लोग मतलब हमारे दोस्त ही हैं वो हमारे साथ नहीं दे रहे हैं, घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, तो हमें अब ऑब्वियसली आपको वहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप दोस्त से दोस्ती छोड़ देंगे या आप घर वालों से लड़ना शुरू हो जाएंगे। आप फिर भी उन सब सिचुएशन के अंदर रहकर भी उस गोल को अचीव करने के लिए एफर्ट्स कर रहे होते हैं। और जब आप वो एफर्ट्स कर रहे होते हैं, जब आप देख रहे होते हैं कि लोग आपका साथ इस तरह से नहीं दे पा रहे, तो वहां पे उस टाइम पे आप ये सीख रहे होते हैं कि आपको अपनी लाइफ में आने वाले हर पर्सन के साथ या अपनी लाइफ में आने वाले जितने भी लोग जिनके जिनके साथ भी आपका कभी वास्ता पड़ता है जिंदगी में, तो आपको उन सब के साथ एक जैसा ये ट्रस्ट नहीं शो कर दे, या आप सबके साथ सेफ फील नहीं कर सकते। वो सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि किसी ना किसी मुश्किल में आपका साथ दे रहे होते हैं, और आपको हमेशा उन्हीं के साथ ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए। अच्छा बच्चों, कॉल एंड हो रही है, इसको जरा फटाफट दोबारा से कर लें ज्वाइन।